वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो या n/p रेशो, और साथ में ही हम डिस्कस करेंगे n/p ग्राफ क्या होता है, जोन ऑफ स्टेबिलिटी किसे कहते हैं, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है और पार्टिकल इमिशन किस तरह का हो सकता है। फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या न्यूट्रॉन इमिशन किस तरह के न्यूक्लियाइड्स में हो सकता है। देखो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई न्यूक्लियाइड स्टेबल है कि नहीं, या स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाइड हम डिसाइड कर सकते हैं इस फैक्टर की वजह से। और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो क्या है? ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ए न्यूक्लियाइड या ऑफ एन एटम या एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कार्बन 614 का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो निकालना होगा, तो कार्बन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 14, इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन और अब 14 में से 6 निकाल दो तो बचते हैं 8, यानी 8 न्यूट्रॉन होंगे। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो होगा 8 डिवाइड बाई 6, यानी वो बराबर आएगा 1.33। अब अगर हमें सोडियम 1124 ये आइसोटोप हमारे पास में, इसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो आएगा 13 डिवाइड बाई 11, यानी एटॉमिक नंबर 11, यानी प्रोटॉन नंबर जो है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वह 11 और 13 इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो आएगा 13 डिवाइड बाई 11 यानी 1.18। अब जो न्यूक्लियाई, या मैं बोल सकता हूँ जिन न्यूक्लियाइड्स का या जिन एलिमेंट्स का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 to 1.6 के बीच में रहता है, ऐसे न्यूक्लियाइड्स स्टेबल रहते हैं या ऐसे एलिमेंट स्टेबल रहते हैं। लेकिन अगर 1 से कम रहा या 1.6 से ज़्यादा रहा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, तो ऐसे न्यूक्लियाइड्स जो रहते हैं वो रहते हैं अनस्टेबल, या मैं बोल सकता हूँ कि वो रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं, वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स रहते हैं। अब अगर आप कोई ऐसा आइसोटोप देखेंगे कि जिसमें हाईएस्ट न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो हो, तो आपको मिलेगा ट्राइटियम, यानी हाइड्रोजन का ट्राइटियम आइसोटोप जो है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो रहता है, क्योंकि ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन रहता है, तो वो आएगा 2 डिवाइड बाई 1, यानी n/p रेशो वो बराबर रहता है 2। तो 2 इज़ द हाईएस्ट न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो ट्राइटियम का रहता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे n/p ग्राफ क्या होता है, या सर्गे चार्ट जिसे हम कहते हैं, वो क्या रहता है और हम किस तरह से बता सकते हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल हैं कि नहीं है। तो ये ग्राफ हम पहले डिस्कस करेंगे। n/p ग्राफ को हम सर्गे चार्ट भी कहते हैं क्योंकि ये सर्गे ने दिया था। और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम ग्राफ एक प्लॉट करते हैं जिसमें हम y एक्सिस पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेते हैं और x एक्सिस पे y एक्सिस पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेते हैं, और बाद में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब देखो, अगर इस लाइन पे, ये जो ओरिजिन के थ्रू लाइन आती है, अगर इस लाइन पे एटम आ गए या एलिमेंट आ गया या न्यूक्लियस आ गया, तो समझ लेना कि उसका n/p रेशो 1 है। यानी इस लाइन पे वही न्यूक्लियाइड्स आएंगे जिनका n/p रेशो 1 होगा, यानी इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर रहते हैं। लेकिन कुछ न्यूक्लियाई ऐसे रहते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम रहते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे न्यूक्लियाइड्स इस रीजन में रहेंगे, यानी जिनका n/p रेशो लेस देन 1 आएगा वो इस रीजन में रहेंगे, और जिनका n/p रेशो ज़्यादा आएगा वो इस तरफ रहेंगे, इस साइड में, लेफ़्ट साइड में रहेंगे। अब ये जो जोन है या ये जो बेल्ट आपको दिख रहा है, ये जो रीजन है, ये जो जोन आपको दिख रहा है, तो इस बेल्ट में वही एलिमेंट्स आते हैं जिनका रेशो यानी n/p रेशो 1 to 1.56 आता है। और ये जो जोन है इसको हम कहते हैं जोन ऑफ स्टेबिलिटी। इस जोन ऑफ स्टेबिलिटी के लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स आते हैं उनका n/p रेशो 1.56 से ज़्यादा रहता है। तो ये कहलाता है जोन ऑफ स्टेबिलिटी, या मैं उसको बोल सकता हूँ स्टेबिलिटी जोन या स्टेबिलिटी बेल्ट। तो अब मैं नटशल में कह सकता हूँ इस ग्राफ के बारे में, न्यूक्लियाइड्स विद n/p रेशो इक्वल टू 1 फॉल ऑन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, जो मैंने आपको अभी बताया।
N/P रेशो जिनका 1 to 1.56 के दरमियान रहता है वो जोन ऑफ स्टेबिलिटी में रहते हैं, वो स्टेबल न्यूक्लियर रहते हैं, वो कोई भी पार्टिकल इमिट नहीं करते, यानी वो रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाते। अब जिन न्यूक्लियाइड्स का N/P रेशो लेस देन 1 या मोर देन 1.56 रहता है वो न्यूक्लियर अनस्टेबल रहते हैं और रेडियो एक्टिव रहते हैं, वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इमिट करते हैं या रेडियो एक्टिव रेज इमिट करते हैं। अब हमारे पास में दो तरह की कंडीशंस हैं, या तो N/P रेशो कम होगा, 1 से कम होगा, या फिर N/P रेशो 1.56 से ज़्यादा हो सकता है। अगर N/P रेशो कम रहा तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कम है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, तभी तो N/P रेशो कम आएगा। तो इन पार्टिकल्स में, या मैं बोल सकता हूँ ऐसे जो न्यूक्लियाइड्स रहते हैं वो कोशिश करेंगे कि N/P रेशो 1 से 1.56 के दरमियान आ जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो कम करने पड़ेंगे ताकि N/P रेशो स्टेबिलिटी रीजन में आ जाए, स्टेबिलिटी जोन में आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा इनको, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे जो न्यूक्लियाइड्स हैं बोल सकता हूँ मैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स इमिट करेंगे जो पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्जड होते हैं, या मैं बोल सकता हूँ वो न्यूट्रॉन्स को कम करेंगे, प्रोटॉन्स को कम करेंगे और न्यूट्रॉन्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी वो पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो कम होता है या न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो बढ़ता है वो बढ़ सकता है पॉजिट्रॉन इमिशन से। पॉजिट्रॉन को हम दिखाते हैं बीटा पॉजिटिव से या +1e से। इसमें क्या होता है, पॉजिट्रॉन इमिशन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन में तब कन्वर्ट होगा जब वो एक पॉजिट्रॉन इमिट करेगा। पॉजिट्रॉन को हम बीटा पॉजिटिव से या +1e से दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लेता हूँ नाइट्रोजन 713, यहाँ पे 7 प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन सिर्फ 6 है, यानी इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लेस देन 1 है। तो ये नाइट्रोजन कोशिश करेगा स्टेबल होने की, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, या मैं बोलूँगा प्रोटॉन्स को कम करेगा और न्यूट्रॉन्स को बढ़ाएगा ताकि न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो बढ़ जाए। तो इसके लिए क्या करता है, ये नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है कार्बन 613 में और प्लस देता है एक पॉजिट्रॉन। तो इसका मतलब प्रोटॉन यहाँ पे कम हो गए और न्यूट्रॉन जो है वो 13 की 13 रह गए। तो यहाँ पे अब 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे वो हो गए 7। यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन थे, 7 प्रोटॉन थे, यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, यानी मास नंबर में कोई चेंज नहीं, लेकिन न्यूट्रॉन जो बढ़ गया, एक बढ़ गया और प्रोटॉन जो एक कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस पॉजिट्रॉन इमिशन। इसी तरह से कार्बन 611, इसमें 6 प्रोटॉन और 5 ही न्यूट्रॉन है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन जो रेशो है वो कम है। तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, ये कार्बन पॉजिट्रॉन इमिट करेगा, उससे प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, तो प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे और न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे। अब यहाँ पे 6 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन थे, इसमें 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो बढ़ गया। दूसरा तरीका है अल्फा इमिशन। कुछ न्यूक्लियाइड्स अल्फा पार्टिकल्स इमिट करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स का अगर मास देखा जाए तो वो 4 यूनिट्स रहता है और जो इनका एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 2 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस, यानी एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, यानी चार्जेस जो यहाँ पे रहेंगी पॉजिटिव चार्जेस वो अल्फा पार्टिकल में 2 रहते हैं, लेकिन मास जो रहता है इसका 4 यूनिट्स रहता है। तो इसका मतलब अगर कोई न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो उसके 2 चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस कम होंगे और 4 यूनिट मास कम हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, और ये एग्जांपल आप हेवियर न्यूक्लियाई पे लगा सकते हैं, क्योंकि हेवियर न्यूक्लियाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं लाइटर न्यूक्लियाइड में और स्टेबल हो जाते हैं, यानी स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए ये अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे यूरेनियम लिया मैंने। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, मास नंबर 234, यानी ये आइसोटोप लिया यूरेनियम का। अब अगर यहाँ से अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो इसका मतलब यहाँ पे 4 यूनिट मास कम हो जाएगा और यहाँ पे चार्ज जो है 2 यूनिट हो जाएगा कम। तो यहाँ पे कर दो 2 कम, यहाँ पे कर दो 4 कम, ये बन जाएगा 92 से 90 और ये बन जाएगा 234 से 230। तो ये जो एलिमेंट बनेगा यहाँ पे ये है थोरियम, या मैं बोल सकता हूँ इसको थोरियम न्यूक्लियाइड। अब अगर थोरियम भी इमिट करता है अल्फा पार्टिकल तो यहाँ से भी 2 पार्टिकल्स, या मैं बोल सकता हूँ 2 पॉजिटिव चार्जेस कम या 2 एटॉमिक नंबर कम और मास नंबर में 4 यूनिट्स कम। तो इसमें से 2 कर दो 88 और यहाँ पे 226, तो ये बन गया रेडियम। रेडियम फिर से इमिट करेगा अल्फा पार्टिकल्स, तो यहाँ पे 2 एटॉमिक नंबर कम, मास नंबर 4 यूनिट्स कम, तो ये बन जाएगा 86 और 222 यानी 222। तो ये जो न्यूक्लियाइड है ये कहलाता है रेडॉन। तो ये जो न्यूक्लियाइड है ये स्टेबल न्यूक्लियाइड है, यानी ये तब तक पार्टिकल्स इमिट करते रहता है जब तक नहीं ये स्टेबल हो जाए। और कौन से पार्टिकल्स इसने इमिट किए? अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स हेवियर न्यूक्लियाइड इमिट करते हैं, और वो वाले हेवियर न्यूक्लियाइड जिनमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो कम रहता है, ये बात याद रखना। तीसरा जो तरीका है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो बढ़ाने का वो है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसमें होता क्या है, इसमें न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन के शेल से, मान लो ये के, ये एल शेल और ये एम शेल, यानी जो इनर मोस्ट शेल रहती है उसको हम कहते हैं के शेल। के शेल से अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज जब मिल जाता है ना तो यहाँ पे बन जाता है न्यूट्रॉन। ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज जब मिल जाए तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर आने से, न्यूक्लियस में आने से एक प्रोटॉन का चार्ज ख़त्म हो जाता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो मैं बोलूँगा एटॉमिक नंबर कम होगा और मास नंबर बढ़ेगा, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाएगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाएगा। इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को या के शेल वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में कैप्चर होना, इसी को हम कहते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, यानी के शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाता है या कैप्चर होता है। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको। सपोज मेरे पास में बोरान 47 है, एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 7, तो इसका मतलब इसमें 4 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन होंगे। अगर यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, के शेल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, तो उससे क्या होता है, उससे ये प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका मतलब एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा और मास नंबर सेम रहेगा, क्योंकि मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल बाहर से नहीं आ रहा है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन का मास जो है नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के साथ में मिलकर न्यूट्रॉन बनाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन थे, मास नंबर 7। अब यहाँ पे 3 ही प्रोटॉन रह गए, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो 4 हो गए, तो यहाँ पे भी मास नंबर 7। तो मास नंबर में कोई फ़र्क नहीं। अब देखो, जब भी के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो उस दौरान एक्स रेज इमिट होती हैं। कैसे इमिट होती है? मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर कैप्चर हुआ, न्यूक्लियस में गया हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ, ठीक। तो या मैं बोलूँगा के शेल से वो न्यूक्लियस में गया, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ गया, लेकिन यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो गायब हो गया, तो यहाँ पे वैकेंसी हो जाएगी। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन आता है और इस के शेल में चला जाता है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, तभी जाके ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यहाँ से डाउन हो जाता है, यानी अपनी एनर्जी लूज़ करता है और सीधा इस के शेल में आता है। और वो जो ये एनर्जी लूज़ करता है ये करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। तो इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाए तो वहाँ पे एनर्जी बाहर निकलती है और वो निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स रेज की जो एनर्जी होगी वो लास्ट वाले शेल की एनर्जी और जो इनर मोस्ट शेल है इसकी एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा।
यानी मैं बोलूँगा जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर इस एक्स रेज की एनर्जी होगी। या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन आता है नीचे की तरफ, यही कॉज है एक्स रेज के इमिशन का, या एक्स रेज निकलने का यही कॉज है। एक्स रेज इसी से बनती है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये था जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो कम होगा तब ऐसे पार्टिकल्स का इमिशन होता है, या तब के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। अब अगर सपोज न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो ज़्यादा रहा, यानी न्यूट्रॉन ज़्यादा है और प्रोटॉन्स कम है, तब क्या होगा? देखो, तब ऐसे प्रोसेस होंगे। नंबर 1, या तो बीटा इमिशन होगा। बीटा पार्टिकल जो रहता है, बीटा रेज जिनको हम कहते हैं, उनको हम कहते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी इनका जो चार्ज रहता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही रहता है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही रहते हैं। इनको हम बोलते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका चार्ज नेगेटिव रहता है। अगर एक न्यूक्लियस से नेगेटिव चार्ज निकल जाए, यानी बीटा रे इमिट हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस न्यूक्लियस में नेगेटिव चार्जेस कम हो रहे हैं और पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं। तो ये तभी होगा जब एक न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए। मान लीजिए एक न्यूक्लियस में 5 न्यूट्रॉन थे और 4 प्रोटॉन। अब अगर 5 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन नेगेटिव चार्ज देगा, तो नेगेटिव चार्ज जब वो लूज़ करेगा तो वो बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल बनाते हैं न्यूट्रॉन को। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भी अगर न्यूट्रॉन ने कोई नेगेटिव पार्टिकल दिया तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर न्यूट्रॉन ने बीटा रे इमिट की तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की जो तादाद है या क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी और न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसके लिए एक एग्जांपल भी है। यहाँ पे सपोज कार्बन है, कार्बन 614। अगर मैं कार्बन 614 को देखूंगा तो यहाँ पे कार्बन में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो ऐसा जो पार्टिकल है या ऐसा न्यूक्लियाइड जो है वो कोशिश करेगा कि न्यूट्रॉन्स कम हो जाए और प्रोटॉन्स बढ़ जाएं। तो उसके लिए ये तरीका है एक बीटा एमिशन। तो मान लो ये कार्बन, इसमें भी ऐसा ही। तो कार्बन में से अगर हम कार्बन से अगर हम एक बीटा पार्टिकल निकालेंगे, बीटा रे इमिट कराएंगे, तो इसका मतलब वहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो गया एक। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे 6 से 7, है ना, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 से 7 हो जाएंगे। यानी यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मास नंबर सेम रहेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो जाएंगे बाय 1 यूनिट। क्लियर? इस तरह से सोडियम 1124 में यहाँ पे 11 प्रोटॉन 13 न्यूट्रॉन। सपोज अगर ये एक बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो एक नेगेटिव चार्ज कम, मतलब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट। तो इसमें पहले 11 प्रोटॉन 13 न्यूट्रॉन थे। अब अगर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया फर्दर, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ 12 न्यूट्रॉन रहेंगे और यहाँ पे 12 प्रोटॉन हो जाएंगे। और अगर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 हो गए, 11 से 12, तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी बढ़ गया। और 12 एटॉमिक नंबर रहता है मैग्नीशियम, और मास नंबर इसका 24 रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। सिर्फ क्या होता है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस बीटा इमिशन। क्लियर? शाबाश। अब और एक तरीका है स्टेबल होने का, या मैं बोल सकता हूँ कि अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो ज़्यादा रहा तो तब न्यूट्रॉन इमिट भी हो सकता है। लेकिन ऐसा जो है ना, ये रियरली होता है, न्यूट्रॉन इमिशन रियरली होता है। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो हेवियर न्यूक्लियाई में होता है, हेवियर न्यूक्लियाई में। लेकिन जो न्यूक्लियाइड्स विद मास नंबर 20 to 140 रहते हैं, 120 से 140, यानी हेवियर न्यूक्लियाई जो रहते हैं, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। और कितना रहता है, 8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो ये पार्टिकल, बड़े पार्टिकल को इजीली नहीं छोड़ेंगे, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को नहीं छोड़ेंगे, या न्यूक्लियर पार्टिकल को इमिट नहीं होने देंगे।
तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट इमिशन ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है वो नहीं हो सकता या वो ईजी नहीं है। लेकिन कुछ न्यूक्लिया ऐसे रहते हैं जो हाईली एनर्जेटिक रहते हैं, यानी एनर्जी ज़्यादा रहे तो हाईली अनस्टेबल रहते हैं, तो वहाँ पे न्यूट्रॉन इमिशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्रिप्टॉन ले लो, क्रिप्टॉन 3687, एटॉमिक नंबर 36, मास नंबर 87, तो ये क्रिप्टॉन दूसरे क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो सकता है और ये 87 से 86 मास नंबर देगा, यानी क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन में ही कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन अनस्टेबल से स्टेबल, और ये एक न्यूट्रॉन इमिट करेगा, यानी एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास नंबर जो है यहाँ पे एक कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ से एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता है। तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज रहता है 0 रहता है लेकिन इसका मास नंबर 1 रहता है। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन इमिशन से भी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो कम हो सकता है या इनमें न्यूक्लियाइड्स में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो ये था आज का लेक्चर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो पे, और जिसमें मैंने न्यूट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल और बीटा इमिशन और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी पढ़ाया। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको यही लेक्चर कैसा लगा।